जय हिंद, वंदे मातरम। आज को आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर के लिए और इसका एग्जाम मैं क्लियर कर चुका हूं साथियों। तो आपको वैसे ही सवाल करवाऊंगा जो कि सीधे आपके पेपर में बनेंगे। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। और आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपको 100 ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जिसमें से 25 में 25 आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, विच प्लेनेट इज नाउ एज द वाटरी प्लेनेट। कहने का मतलब है किस ग्रह को जलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह जो सवाल है आपके पेपर में बनेगा सोलर सिस्टम से है। यहां से संबंधित लगभग हर साल के पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलता है। जलीय ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलीय ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। आप पूछेगा कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, आप बिल्कुल सही करोगे, 71% जल है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 71%। और पूछेगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? 365 दिनों में लगाता है। कितना दिनों में लगाता है? लगभग 365 दिनों में लगाता है। आप याद रखोगे। उसी तरह से बुध यानी मरकरी से प्रश्न बनेगा, सौर मंडल का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा, यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे, बुध। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। आपके पेपर में बनेगा कि बुध सूर्य की एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 88 दिनों में लगाता है। आपके पेपर में बनेगा। यहाँ पर मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप याद रखोगे। आपके पेपर में बनेगा गुलाबी ग्रह किन्हें कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, मंगल को। या लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए एकदम आने वाला सवाल है। और यहां से पूछेगा कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण मंगल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। अगला नंबर सवाल वेनस यानी शुक्र से है। शुक्र से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। जैसे में इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? इवनिंग स्टार हो गया। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? सनशाइन स्टार किसे कहा जाता है? पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ये सारे आप याद रखोगे, शुक्र को कहा जाता है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। और सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे साथियों, तो ये आपका शुक्र हो जाता है। आप याद रखिएगा। और पूछता है कि सौर मंडल का यानी सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो आपका वरुण हो जाता है। कौन सा हो जाता है? वरुण। और इसे सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा साथियों? वरुण है। और प्लूटो से भी यहां पर सवाल बनता है कि नौवां ग्रह कौन सा था? पहले सौर मंडल का नौवां ग्रह कौन सा था? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, प्लूटो। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उतना याद कर लेते हो, एक प्रश्न आपके पेपर में यहां से सही होगा। सौर मंडल का नौवां ग्रह कौन सा था? प्लूटो। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। अब हम सीधे आपके पेपर में जो 14 और 15 मई के पेपर में बनेगा, वो मैं सीधे आपको बताता हूं। जैसे में मंगल पर कोई नासा भेजता है तो उसे मंगलयान नाम दिया जाता है। जैसे में चंद्रमा पर भेजता है तो चंद्रयान। उसी प्रकार से बृहस्पति पर नासा जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नाम क्या दिया गया है? आपके पेपर में पूछेगा कि बृहस्पति पर नासा जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नाम क्या दिया गया है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, जुनो। उस मिशन का नाम क्या दिया गया है? जुनो। मतलब बृहस्पति पर जाने के लिए नासा ने कौन सा मिशन बनाया है? जुनो। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में छपेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, जो कि युद्ध से आपके पेपर में काफी सवाल बनते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए, कुछ भी नहीं पढ़े, इस वीडियो को आप अपने एग्जाम में देखकर चले जाओ। 100 में से 25 में 25 जीके में यही से आएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये मैं आपको बता देता हूँ, सारे प्रश्न आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, ठीक है। आप याद रखोगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखोगे। और
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में बनेगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, जिसमें से 2 आपके पेपर में पूछता है। एक 1526 वाला यानी प्रथम वाला पूछेगा, और एक तृतीय वाला पूछता है कि तृतीय युद्ध कब हुआ था। कोई बच्चे बता सकता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखोगे। और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1757 में आपका पलासी का युद्ध हुआ था। अगर आप इतना याद रखते हो तो हो सकता है यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में बन जाए। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे इस बार के पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली सिर्फ पहली महिला कौन थी? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी, आप याद रखोगे। कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी, आप याद रखोगे। ठीक है, ऐसे महादेवी वर्मा को भी मिला था, लेकिन सबसे पहले आशा पूर्णा देवी को मिला था, आप याद रखिएगा। अब पूछेगा कि महादेवी वर्मा को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका एक रचना था जिसका नाम था यामा। जिनका नाम क्या था? यामा। इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये तो आपका क्लियर हो गया कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला था? तो आशापूर्ण देवी को मिला था। अगर यही पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था? वो मिला था मदर टेरेसा को। आप याद रखोगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। इनको मिला था 1979 ईस्वी में। आप याद रखोगे इनको कब मिला था? 1979 ईस्वी में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा सवाल। और यहां से यह भी सवाल पूछा जाता है, जब हम यहां पर पुरस्कार की बात करें साथियों, तो 2-3 प्रश्न आपको क्लियर कर देते हैं जो कि आपके पेपर में बनेगा। सबसे पहले कि भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा? सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो आपका भारत रत्न हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? भारत रत्न हो जाएगा। इसका शुरुआत 1954 से हुआ था, आप याद रखोगे। इसका शुरुआत कब से हुआ था? 1954 से हुआ था, आप याद रखोगे। यहां से सवाल क्या बनता है कि किस खिलाड़ी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था? कौन बच्चे बता सकते हैं कि सबसे पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था, आप याद रखोगे। और यहां से यह भी सवाल बनता है, मरने के बाद भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ये तो आपका हो गया। अब आने वाला सवाल की बात करते हैं, जो 14 और 15 मई के पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे में आपके सवाल में पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा? मतलब सेना के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा? कोई बच्चे बता सकते हैं सेना के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है? वो आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? परमवीर चक्र हो जाएगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको कई बार हम बता चुके हैं, तो आप याद रखिएगा, आपके पेपर में बनेगा। इसका मुख्यालय जो है द हेग, नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। जगह का नाम है द हेग। और आपके पेपर में बनेगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोई बच्चे बता सकते हैं? इसका मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। आप याद रखिएगा। और अगला सवाल बनेगा यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। और मैं कहूंगा साथियों, आप जवाब देते चलिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक मॉक टेस्ट लगेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर इंक्रीज होगा। इसमें तो आपको पता है कि हम जीके के 100 प्रश्न करवाएंगे। जो बच्चा इसमें से कम
कम से कम अगर आंकड़ा लेकर चले तो 45+% जो बच्चा इसमें से सही कर देगा, यकीनन मानो उस बच्चा का सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैंने दावा किया है कि 25 में 25 यहीं से आएगा। तो जो बच्चा 45 सही कर देगा उनका एग्जाम जाने की क्लियर ही है। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, खेल जगत में फ्लाइंग फिश के नाम से किन्हें जाना जाता है? एकदम टारगेट वाला प्रश्न है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके पेपर में बनेगा। खेल जगत में फ्लाइंग फिश के नाम से किन्हें जाना जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना, यहाँ पर फिश है ना, उन्हीं इनको सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किनको जानते हैं? मिल्खा सिंह को जानते हैं, आप याद रखिएगा। और फ्लाइंग फिश के नाम से देखिए, दोनों आपको ज्यादा गड़बड़ करेगा। कोई बच्चा पढ़ लेगा फ्लाइंग इसको क्या पढ़ लेगा? फ्लाइंग किस पढ़ लेगा, मार देगा मिल्खा सिंह, लेकिन यह वो फ्लाइंग फिश है, इसको माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और यहाँ पर उसेन बोल्ट को यहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में बनेगा लाइटनिंग बोल्ट के नाम से किनको जाना जाता है? तो उसेन बोल्ट को जाना जाता है। ये तीनों आपके पेपर में आने वाला सवाल था, इसलिए मैं आपको करवा दिया। ज्यादा आपका मिल्खा सिंह वाला बनेगा कि फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जानते हैं? मिल्खा सिंह को जानते हैं। सारा जवाब आप लोग कमेंट में देते चलिएगा साथियों। हम आपसे लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जैसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लास्ट समय में टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। चलिए, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? आप बताइएगा। जो डांडिया ये हो जाएगा गुजरात का। डांडिया और गरबा कहाँ का हो जाएगा? डांडिया और गरबा कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा, आप याद रखिएगा। डांडिया और गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका गुजरात किससे है? और यहां से भी एक सवाल आपके पेपर में बनता है। मैं कुछ कुछ आपको करवा देता हूं, आप याद रखोगे। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का लावनी होता है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य का नाम क्या है? लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, आप याद रखोगे। राजस्थान का घूमर कहाँ का है? राजस्थान का, आप याद रखोगे। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और यहाँ पर पंजाब का भी बहुत सारा होता है साथियों, आप याद रखोगे। जैसे में भागड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भागड़ा और गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा जो आपके पेपर में आएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके बड़े भैया के रूप में है, जो डेली आपको 14 से 15 मई तक हम आपको ऐसा क्लास करवा देंगे कि आप अगर नहीं पढ़ाई भी किए हैं तो आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं तो आपका अच्छे से एग्जाम यहां पर क्लियर हो जाएगा। और कट ऑफ की बात करें साथियों, तो 50% का एग्जाम होता है, जिसमें से अगर आप 30 आंकड़ा लेकर चलो, 30+ अगर आपका स्कोर होता है, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कट ऑफ जो जाता है सभी स्टेट का लगभग समान ही जाता है। ये सबसे हाईएस्ट बता रहे। किसी किसी राज्य का, जैसे में आप मणिपुर उधर साइड के रहिएगा तो आपका कट ऑफ और भी कम जाता है। किसी का 20 भी कट ऑफ जाता है, किसी का 25 भी जाता है, और किसी का 30। ये सबसे हाईएस्ट वाला हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपका हो जाएगा अगला नंबर सवाल। यहाँ पर राजधानी से सवाल तो बनेगा ही, एक सवाल फिक्स कर लीजिए। राजधानी से क्या क्या सवाल बन सकता है साथियों? यहाँ पर देखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? आप क्या सही करोगे साथियों? आपका जवाब आना चाहिए ताशकंद। ये किसका राजधानी है? ताशकंद का। और ऐसा ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलता है, और बच्चे कहते हैं कि सर आपने बताया नहीं। तो आपको देश और राजधानी कुछ कुछ इंपोर्टेंट याद करना पड़ेगा। जैसे में जापान का याद कर लीजिएगा, ईरान का याद कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे हैं। जापान का याद कर लीजिएगा, ईरान का याद कर लीजिएगा, श्रीलंका का, नेपाल का, बांग्लादेश का, इस सब आप याद कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर कुछ कुछ और बता देते हैं। जैसे में बिस्केक, ये जो बिस्केट है, ये किर्गिस्तान का है। किर्गिस्तान एक देश है, किर्गिस्तान की राजधानी का है बिस्केक। और यहाँ पर अगर हम अश्वागात का तो यहाँ पर नहीं होता है, अश्वागात शहर का नाम है, ठीक है। दुशानवे आपका होता है ताजिस्तान का, ठीक है, ताजिस्तान का, ठीक है। आप याद रखोगे, नाम समझिएगा। एक किसका हो जाएगा? दुशानवे हो जाएगा ताजिस्तान
स्थान का। ठीक है, आपका अगला नंबर, जापान का राजधानी टोक्यो, बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का थिम्पू, ये सब आप याद कर लोगे। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था, ये आपके पेपर में बनेगा। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला, मतलब बांग्लादेश का जो आपका राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, जैसे में हमारा भारत का क्या है, जन गण मन, उसी प्रकार से अमार सोनार बांग्ला है, उसका रचना किसने किया था, उसको लिखा किसने था, बिल्कुल सही करोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जन गण मन के भी रचयिता है, जो हमारा नेशनल एंथम है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसका भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और जो बंगाल का भी राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसका भी रचना किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर किया था। और वंदे मातरम का रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। और जल्द ही हम 1 लाख सब्सक्राइबर पर अपना फेस रिवील करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना बड़ा भैया मान के। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए 14-15 मई तक हम आपको इतना सारा क्लास करवा देंगे कि वहां से सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, हम सिलेक्शन लिए हैं साथियों, तो आपको भी दिलवाएंगे। चलिए, आपका नंबर अगला नंबर सवाल है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। आपका जवाब आना चाहिए कि जो ड्यूस शब्द है वह किस खेल से संबंधित है। साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, यह टेनिस से संबंधित है। ड्यूस शब्द किससे संबंधित है, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, यह टेनिस से संबंधित है। ड्यूस शब्द किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, आप याद रखोगे। और यहां से क्रिकेट से भी बनता है, तो क्रिकेट से गुगली किससे संबंधित है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। और चाइना मैन किससे संबंधित है, क्रिकेट से। उसी प्रकार से पेनल्टी किक किसे कब मतलब किस खेल से संबंधित है, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है, आप बिल्कुल सही करोगे, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, पेनल्टी किक किससे संबंधित है, फुटबॉल से। और गुगली चाइना मैन क्रिकेट से, और टेनिस को ड्यूस शब्द से। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सारा सवाल बनता है। और सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है, अगर आप पिछला पेपर देखोगे तो आप बता सकते हैं, रग्बी फुटबॉल में। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत के हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर राष्ट्रपति की बात करता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आप याद रखेंगे। ठीक है, आपके पेपर में बनेगा। और डॉक्टर राधा कृष्ण के जन्मदिन पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, कि जो सशस्त्र बल होता है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनता है। और यहां से भी बनता है कि अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि ये डिफेंस से ही संबंधित है, तो ये पेपर में बनता है। भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, ये तो बिल्कुल इजी है, आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। और भारत का पहला सीडीएस कौन था, तो जनरल बिपिन रावत है, जिनका मृत्यु विमान दुर्घटना में। और अभी वर्तमान समय में जनरल अनिल चौहान है। अभी वर्तमान समय में सीडीएस कौन है, सीडीएस मतलब कहने का मतलब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, इसका अभी वर्तमान में कौन है, जनरल अनिल चौहान, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जो भी मौसम वाला संबंधित घटनाएं होती है, ये ज्यादातर किस मंडल में होता है, ये क्षोभ मंडल में होता है। ये किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। और पेपर में पूछा जाएगा, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, ये काफी बार आपको बता भी चुके हैं, ओजोन परत किस मंडल में, तो आपका पहले जवाब आना चाहिए। देखिए, जो सवाल आपको आए साथियों, उसका जवाब कमेंट में देंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो ज्यादा नंबर बढ़ेगा। तो जो ओजोन परत है, यह समताप मंडल में, या आपके पेपर में सवाल बना दे, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। आपका अगला नंबर सवाल है, क्यात इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, क्यात किस देश की मुद्रा है, आप बिल्कुल सही करोगे, एक कयात कहाँ का हो जाएगा, म्यांमार का हो जाएगा। तो कयात किस देश की मुद्रा है, म्यांमार का। जैसे में जापान का याद कर लीजिएगा, चीन का याद कर लीजिएगा, बांग्लादेश का टाका याद कर लीजिएगा, ये सारे आपके येन आने वाला सवाल है। जापान का शायद येन होगा, ठीक है ना, येन। जापान की मुद्रा क्या होता है, येन, शायद आप याद रखोगे। ठीक है, कुछ कुछ हम आपको लास्ट में ये सब करवा देंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, क्यात किस देश की मुद्रा है, म्यांमार, आप म्यांमार का, तो आप याद रखोगे। ठीक है, और
थाईलैंड की बात करेंगे तो थाईलैंड का बहत होता है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। इसका नाम है बहत, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और वियतनाम का मुद्रा का नाम क्या है? डोंग। वियतनाम का मुद्रा का नाम क्या है? डोंग, आप याद रखोगे। वियतनाम का मुद्रा का नाम क्या है? डोंग, आप याद रखोगे। थाईलैंड का बहत है। और कयात कहाँ का हो जाएगा? वियतनाम का। येन आपका, जापान का। टाका आपका बांग्लादेश का। आपको पता है, भारत का तो पता ही है, ठीक है। अमेरिका का तो पता ही है, डॉलर डॉलर। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा माजुली नदी जो माजुली है वह किस राज्य में? भारत का सबसे बड़ा माजुली द्वीप ये किस राज्य में है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, ये आपका असम में है। ये असम में स्थित है, आप याद रखोगे। जो माजुली नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और भारत का भी है। ये असम में स्थित है, आप याद रखिएगा। और पूछेगा कि जो माजुली द्वीप है यह किस नदी पर स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए, ओडिशा में कौन सा नदी है? महानदी है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और सूर्योदय का राज, सबसे पहले सूर्य भारत में कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है, आप याद रखोगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? आप लोग भी जवाब देते चलिएगा, ठीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को कहा जाता है, सभी बच्चे को पता है। इन्होंने मुगल साम्राज्य का स्थापना 1526 ईस्वी में किया था, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बाबर ने 1526 ईस्वी में किया था, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? आप किस खेल से भी संबंधित प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और ऐसा भी सवाल पूछेगा, देखिए, ऐसा सवाल आपने अभी तक नहीं देखा होगा, देखिए यहाँ पर पूछ दिया है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ए आपका टेनिस से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में सवाल बनेंगे। चलिए, यहां से और भी ज्यादा बहुत सवाल बनता है, जैसे में पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी। अगर यहाँ पर वाटर पोलो कई बार आपके पेपर में बना है साथियों, तो आप इसको याद करोगे। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 है और सिर्फ पोलो में 4। ठीक है, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, ये तीनों में लगातार 11 खिलाड़ी होते हैं। और सबसे ज्यादा रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, ऋग्वेद। सबसे पुराना पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और आपके पेपर में बनेगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? अर्थवेद को कहा जाता है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से फास्ट करेंगे, क्योंकि 100 प्रश्नों को करना है साथियों, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, और आप लोग भी जवाब कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा स्कोर आपके एग्जाम में भी करना रहता है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट में। तो यहाँ पर अगर आप सीखे रहेंगे तो वहां पर फटाफट आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा, अगला नंबर सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? या इसे साइलेंट वैली यानी शांति घाटी के नाम से भी जाना जाता है, आपके पेपर में बनेगा। शांति घाटी के नाम से किन्हें जाना जाता है? शांति घाटी के नाम से किन्हें जाना जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किसे यानी शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, केरल में। ये कहाँ में स्थित है? केरल में, आप याद रखोगे, ठीक है। आपके पेपर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में बनेगा, इसका जवाब देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट में देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है साथियों। और 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे। क्या आपका 19 नंबर का हम सभी बच्चे का यहाँ पर कमेंट चेक करेंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चे 19 नंबर का सही जवाब दे पाते हैं। एक बच्चा तो पहले ही गलत कर दे रहा है, कोलंबस। ये अमेरिका का खोज किया था, आपको क्लियर नहीं है? ये अमेरिका का खोज कोलंबस। और समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने। कब किया था? 1498 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, जब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे तो आप याद रखिएगा, ये केरल के काले कट तट पर पहुंचा था। ये फिर मसालों का व्यापार किया, अपने देश से दूसरे देश में फिर मसाला ले गया, ये सारा है। तो आप सिर्फ इतना याद करो कि कौन किया था? वास्को डिगामा ने किया था, ठीक है, क्योंकि उतना तो पेपर में पूछेगा नहीं बाबू। और यहां से ये सवाल और भी बनता है कि पृथ्वी के संपूर्ण चक्कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? मैगलन। पृथ्वी का ये संपूर्ण चक्कर समुद्री मार्ग से लगाया था। समुद्री मार्ग से पूरा दुनिया को कौन घूम लिया था सबसे पहले? मैगलन, आप याद रखोगे। चलिए,
आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? कोई बच्चे बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे को पता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन प्रभाव के द्वारा। मतलब सीवी रमन एक वैज्ञानिक था, इन्होंने चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था, उसी के याद में 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस से मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए ये बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कौन कौन बच्चे सही करते हैं सेबी का मुख्यालय कहाँ है? आप बिल्कुल सही करोगे, मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय क्या हो जाएगा? मुंबई। सेबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है साथियों, देखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है घूमर इज द फोक डांस विच स्टेट? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे। जो घूमर है ये आपका राजस्थान का, हमने ऊपर ही बताया था घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। और गुजरात का गरबा हो जाएगा। गरबा और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। हरियाणा का सांग धमाल, सांग धमाल कहाँ का लोक थे? सांग धमाल। याद रखिएगा, सांग धमाल कहाँ का लोक नृत्य है? सांग धमाल कहाँ का हो जाएगा? आप याद रखोगे, हरियाणा का। सांग धमाल कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? हरियाणा का। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होता है? लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका अधिकतम संख्या 552 होता है। 500 कितना होता है? 52। आप याद रखोगे। और ऐसे प्रभावी संख्या 543, मतलब ऐसे तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 543। लेकिन यहाँ पर अधिकतम की बात करें, अधिकतम से अधिकतम हम लोग ऐड करेंगे, जो जो कुछ कुछ रहता है ना, तो उसको ऐड करेंगे तो 552। आप याद रखोगे, अधिक पूछेगा तो 552, सिर्फ पूछेगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या तो 543। जब 552 पूछेगा तो 543 ऑप्शन में नहीं देगा, आप इस बात को याद रखो, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? आपको कई बार बता चुके हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल से, विटामिन डी को कैल्सिफिरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ था? पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ था साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे। पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ था? आपका जवाब आना चाहिए। पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। 1974 में भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था, आप याद रखिएगा। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। जैसे में पूछेगा कि जो परमाणु प्रशिक्षण किया गया था उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ये मुझे पूरा पता है, 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान के पोखरण में हुआ था, आप याद रखोगे, ठीक है। ये आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, हु आर द फर्स्ट इंडिया टू गो इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। भारत से जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम था राकेश शर्मा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनेगा। इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा, जब एक गए थे तो वहां पर कहे थे सारे जहां से अच्छा। और पूछेगा कि पहली महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली स्पेस में? वो कल्पना चावला थी, आप याद रखिएगा। कौन थी? कल्पना चावला थी। ये आपके पेपर में बनेगा साथियों, ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल है, यहां पर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, आप याद रखिएगा। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसी में महात्मा गांधी जी ने किसका नारा दिया था? करो या मरो का, ठीक है, याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में बनेगा अगस्त क्रांति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। इन्होंने मतलब इसको किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। इसमें करो या मरो का नारा दिया था। आपका अगला नंबर सवाल बनेगा 1930 से। क्या सवाल बनेगा? 1930 से आपका सवाल बनेगा। 1930 से बनेगा दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अगला सवाल बनेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? बिल्कुल सही करोगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और 1947 तो सभी बच्चे को पता है, 1947 में आपका क्या हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, विच सिटी इज नाउ एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? साथियों आप लोग बिल्कुल सही करोगे, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, याद रखोगे। इसका निर्माण किसने किया था? तो राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण राजा सवाई, पूरा नाम अगर हम बात करेंगे तो राजा सवाई जय सिंह द्वितीय, मतलब आप लोग याद रखिएगा, राजा सवाई प्रताप सिंह ने आपका जयपुर का निर्माण करवाया था, आप याद रखिएगा। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर को, याद रखिएगा। आप आपके पेपर में सवाल बनेगा। अगला नंबर सवाल है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? आप लोग याद रखिएगा, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं, उनका ही रचना है। विंग्स ऑफ फायर किनकी रचना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति, आपके पेपर में बनेगा, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 था। इनका कार्यकाल क्या था? 2002 से 2007 था, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। इन्होंने बहुत सारे मिसाइल भी बनाए, जैसे में एक मिसाइल का नाम था अग्नि। आपके पेपर में पूछेगा अग्नि मिसाइल का तैयारी किसने किया, मतलब किसने निर्माण किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक इनका मिसाइल का नाम था पृथ्वी। पृथ्वी का किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है, आप याद रखोगे। ऐसे महात्मा गांधी जी की भी बहुत सारे पुस्तक हैं, जैसे सत्य और अहिंसा, यंग इंडिया, ये सब आप याद रखोगे। जवाहरलाल नेहरू का भी है, बहुत सारे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, ज्यादातर आपको वही वाला पूछेगा, विंग्स ऑफ फायर, चाहे सत्य और अहिंसा, चाहे यंग इंडिया, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, राज्यसभा सदस्य का समान कार्यकाल कितना होता है? जो भी राज्यसभा का सदस्य होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, 6 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा का पूछेगा तो 5 वर्षों का होता है। विच रिवर इज नाउ एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को, ठीक है, याद रखिएगा। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण का गंगा गोदावरी नदी को। दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को, या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को। लेकिन दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को? कावेरी नदी को, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, ऐसे नदी से भी सवाल बनता है, तो हम तो आपको ऊपर ऊपर नदी में लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप बताते तो बहुत जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की पहली महिला कौन थी साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे। और ये 100 प्रश्नों का पीडीएफ आपको बिल्कुल हम फ्री दे देंगे, क्योंकि अपने पास रखकर क्या करेंगे, आपको फ्री में दे देंगे। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल कौन थी? बछेंद्री पाल, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यहां से यह सवाल बनेगा कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। 2 बार ये चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, आप याद रखिएगा। चलिए, ऐसे तो पहली महिला बछेंद्री पाल, लेकिन 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। आपका अगला नंबर सवाल है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? ये सब प्रसिद्ध फेमस बुक है, इसलिए आपके पेपर में देगा। विष्णु शर्मा इसके लेखक हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आपका भी जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, बिहू असम का। बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का। यह साल में 3 बार असम में मनाया जाता है। बिहार का पूछेगा तो बिहार का बहुत सारा प्रसिद्ध त्योहार है, जैसे में छठ तो एक प्रसिद्ध ही हो गया, होली, दिवाली, दशहरा, ये सब फेमस हो जाएगा। ओडिशा का ओडिसी होता है, आप याद रखोगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? बिल्कुल सही करोगे, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, इसका क्षेत्रफल 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है, आप याद रखोगे, ठीक है। और इसी में मरियाना ट्रेंच भी पाया जाता है। मरियाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, आप याद रखोगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
विगेन मतलब प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों, 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 ईस्वी में, और यह चला था 1918 ईस्वी तक। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, और यह चला कब तक था? 1918 ईस्वी तक। और पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो वो 1939 में हुआ था, और वो चला था 1945 ईस्वी तक। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपके पेपर में छपेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों 37 नंबर। द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है साथियों? आप लोग याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इंडिया गेट की बात करेगा तो ये नई दिल्ली में, सभी बच्चे को पता है। चलिए, आपका भी जवाब कमेंट में आते रहना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। चलिए, भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? हु इज नाउ एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? हु इज नाउ इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा इन्हें, आप याद रखोगे इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? जर्मन, मतलब इन्हें भारत का हिटलर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हें भारत का हिटलर भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है? आप लोग जवाब दीजिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? वो आपका होता है नाइट्रोजन। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है? 78%। उसके बाद अगर बात करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 21%। आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होता है, आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं, आपका जवाब आना चाहिए। यह एक सींग वाले गैंडा के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है, आप याद रखोगे, और यह असम में स्थित है, आप याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत, स्वतंत्र भारत, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके पेपर में सवाल बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पर पूछ देंगे कि सबसे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो श्री राजगोपालाचारी। अगर भारतीय का नाम लेगा उसमें तो श्री राजगोपालाचारी। सिर्फ पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बनेगा। तो ये भारत के आपके राष्ट्रपति थे, आप याद रखोगे। द सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? आप लोग याद रखोगे, कोणार्क में। कोणार्क कहाँ में? कोई बच्चे बता सकते हैं कोणार्क कहाँ में है? ओडिशा में। कहाँ में है? ओडिशा में। सूर्य मंदिर से बनेगा। सूर्य मंदिर कहाँ में है? कोणार्क में। और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, आपके पेपर में बनेगा। ब्लैक ब्लैक पैगोडा के नाम से किन्हें जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से किन्हें जाना जाता है? कोणार्क को जाना जाता है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वाइड एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश हो जाएगा साथियों, वो आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी, आप याद रखोगे। और एशिया की दृष्टि से, ये तो विश्व की हो जाएगा, विश्व की दृष्टि से वेटिकन सिटी, लेकिन एशिया की दृष्टि से आपका मालदीव। पूरा एशिया की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव, ठीक है। और विश्व का वेटिकन सिटी, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगर आप खेल में कुछ अच्छा करते हो और किसी को सिखाते हो, जैसे में ये एक प्रकार से मान लीजिए कोच को दिया जाता है, ठीक है ना, जो कोच रहता है, जो आपको सिखाता है, एक प्रकार से द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको दिया जाता है। मान लीजिए हमारी टीम है और हम आपको सिखाएं, आप मेरी टीम है, हम आपको सिखाएं, तो यह पुरस्कार हमें दिया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में बनेगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये आपको कल ही वाला हम प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था, आप याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। कहाँ होता है? कैनबेरा, याद रखिएगा। ये पर्थ, मेलबर्न, वो सब की उसकी शहर का नाम है, ठीक है। और पूछेगा
और पूछेगा सिडनी, सिडनी किसकी राजधानी, तो सिडनी किसी का राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर है। आपके पेपर में पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिडनी। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गया, कैनबरा, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, आप लोग बिल्कुल सही करोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया था, आप याद रखोगे। ठीक है, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था, आप याद रखेंगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, पूछेगा आपके पेपर में वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आपके पेपर में बनता है ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनता है वो भी 1850 ईस्वी में। आपका अगला नंबर सवाल है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस वाइल, मतलब कौन सा जो है अंग पित्त को उत्पन्न करता है, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को उत्पन्न करता है, आप लोग याद रखोगे। जो पित्त को उत्पन्न करता है वह यकृत होता है, जो पित्त को उत्पन्न करता है वह क्या होता है, यकृत, आप याद रखोगे। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। हम लोग थोड़ा सा फास्ट इसलिए करें साथियों क्योंकि 100 प्रश्न हम लोग को करना है और वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, बुली, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, हॉकी। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, हॉकी में, आप याद रखोगे। और यहाँ पर और भी पूछा जाता है पेनाल्टी, पेनाल्टी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। और स्कूप, स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये भी हॉकी से, आप याद रखोगे। ठीक है, हालांकि क्रिकेट वाला हमने ऊपर बता दिया था, क्या बताया था, बाइग्लू, जाइग्लू, ऐसे करके कुछ आपको ऊपर बताए थे। ठीक है, आप याद रखोगे। चलिए, आपका अगला नंबर है कि ललित कला, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है साथियों, आप लोग बिल्कुल सही करोगे। ललित कला यह नई दिल्ली में स्थित है, ललित कला कहाँ में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 50 के उत्तर, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि पानीपत का पहला लड़ाई और तीसरा लड़ाई सबसे ज्यादा आपके पेपर में बनता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे। और तीसरा जो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, तीसरा तीसरा वाला याद रखिएगा 1761 में हुआ था। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा यहाँ पर 50 क्वेश्चन बता करवाए हैं, तो यहाँ अपना स्कोर बता दीजिए। अभी तो हम और भी आगे चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन 50 तक कितना परसेंट सही हुआ ये भी कमेंट में बता दीजिए। और चलिए, थोड़ा सा 1 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे का 51 का जवाब कमेंट में आना चाहिए। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है साथियों, आप लोग बिल्कुल सही करोगे, लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल को जानते हैं। लाल ग्रह के नाम से किनको जानते हैं साथियों, मंगल को जानते हैं। लाल ग्रह के नाम से किनको जानते हैं, बताइए तो कमेंट में। मंगल को जानते हैं, या गुलाबी ग्रह मंगल को, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको हम बताए थे। और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है, वह सैटर्न यानी शनि हो जाएगा, आप याद रखोगे। बुध यानी मरकरी, मरकरी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, आप याद रखोगे। और आपका जवाब भी कमेंट में आना चाहिए। आपका अगला नंबर सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, आप लोग बताइएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था साथियों, आप लोग बताइएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आप लोग बताइएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, कोई बच्चे बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक की रचना किया था, वो भी जेल में रहते हुए। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, जापान की मुद्रा क्या है, जापान, जापान की मुद्रा क्या है साथियों, आप लोग बिल्कुल सही करोगे, जापान की मुद्रा एन है। हालांकि मैंने ये वाला सवाल आपको ऊपर ही करवाया था, जापान का मुद्रा क्या है, एन, क्या है, एन। और चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा, युआन, चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा, युआन, आप याद रखोगे। दोनों आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों जो आपके पेपर में बनेगा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है साथियों, आप लोग याद रखोगे। वानखेड़े स्टेडियम यह आपका मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके सीधे पेपर में बनेगा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ में स्थित है साथियों, मुंबई में। ठीक है, चलिए,
और इसका मुख्यालय भी वही है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वही है। बीसीसीआई का मुख्यालय, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और वानखेड़े स्टेडियम भी कहाँ में है, मुंबई में। और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, कोई बच्चे बता सकते हैं भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, याद रखोगे, गुजरात में है, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा साथियों? आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में, यकृत। क्या है, यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? दांडी मार्च जो शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया था, आप लोग याद रखोगे, यह जो शुरू किया गया था दांडी मार्च, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, या इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 1920 में आपको बता देते हैं असहयोग आंदोलन, 1930 तो आपका हो गया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? बताइएगा, विश्व की सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। और ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर के लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। ये प्रशांत महासागर में लगभग कितना किलोमीटर गहरा है? 11 किलोमीटर। और पूछेगा मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये सबसे गहरी है, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है कि सीमांत गांधी के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? बिल्कुल आप लोग सही करोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है साथियों? 59 नंबर आपका सवाल आना चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बिल्कुल सही करोगे, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? पेरिस में, जिसको FAO बोलता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ में है? पेरिस में, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये आपका गुजरात का हो जाएगा, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का, ठीक है। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप लोग याद रखोगे, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए कि कौन सा चीज में कितना नमी है, कितना पानी की मात्रा है, जैसे में मान लीजिए कि मिट्टी है तो उसमें आर्द्रता नापना है, तो हम लोग हाइग्रोमीटरों का प्रयोग करेंगे। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर आपको पता हो गया, विद्युत धारा के लिए एमीटर। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल गोदीवाड़ा किस राज्य में? लोथल गोदीवाड़ा किस राज्य में है? ये आपका गुजरात में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेंगे। सिंधु घाटी का सभ्यता लोथल गोदीवाड़ा किस राज्य में है? ये आपका गुजरात में हो जाएगा। गोदीवाड़ा किस राज्य में है? गुजरात में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थी, आप याद रखिएगा। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, आप याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। आपका अगला नंबर सवाल है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? साथियों, आप लोग बिल्कुल क्या सही करोगे, जो डुरंड कप है, यह फुटबॉल से संबंधित है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी, याद रखोगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये नाम है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये कहाँ में है? अफ्रीका में। भारत का पूछेगा तो थार हो जाएगा, याद रखिएगा। और कालाहारी या मंगोलिया, ये सब चीन में स्थित है। ये सभी मरुस्थल का नाम है। ये सब स्थित कहाँ है? चीन में। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत कोकिला के रूप में किन्हें जाना जाता है? कमेंट आना चाहिए, भारत कोकिला के नाम से हम लोग किनको जानते हैं साथियों? आपका जवाब आना चाहिए सरोजिनी नायडू को, ठीक है। सरोजिनी नायडू को
भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, या यहाँ पर सिर्फ पूछेगा स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। लेकिन यहाँ पर भारत कोकिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, लेकिन स्वर कोकिला की बात करेगा लता मंगेशकर। याद रखिएगा। हाल फिलहाल में आशा भोसले जी का मृत्यु हुआ है। अगर आप एक करंट अफेयर से वाकिफ रहते हैं तो आपको पता होगा आशा भोसले का इधर ज्यादा समय भी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका मृत्यु हुआ है। चलिए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग क्या सवाल क्या सही करोगे? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरल का, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। यहाँ पर कर्नाटक का हमारे हिसाब से लगभग में नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमारे पेपर में एक भी बार नहीं पूछा गया है। अफ्रीका की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है साथियों? आप लोग याद रखोगे प्रेक्टोरिया। क्या है? प्रेक्टोरिया। बी ऑप्शन आप लोग क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका 3 राजधानी है, याद रखिएगा। इसका 3 राजधानी है। एक का नाम है केप टाउन, एक का नाम क्या है? केप टाउन। आप याद रखोगे एक का नाम क्या है? केप टाउन, जो कि आपके पेपर में पूछेगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी, तो यहाँ पर एक प्रेक्टोरिया दिया है, एक केप टाउन, और एक आपके पेपर में नहीं पूछेगा। ऐसे थोड़ा सा बड़ा नाम है तो उसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, आप याद रखोगे। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, आप याद रखोगे। और ये तो सर आइजैक न्यूटन सभी के बारे में पता है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, मतलब योग मतलब योगा, योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं। और योग लिखाता है ऐसे, योगा लिखना है तो आपको योग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और ये 2015 ईस्वी से शुरू हुआ था, आप याद रखिएगा। पूछेगा कि योगा दिवस मनाना कब से शुरू हुआ था, तो 2015 से। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को सभी को पता है, और 1 दिसंबर को फिलहाल के लिए अभी याद नहीं, लेकिन हम आपको, हाँ, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को शायद मनाते हैं, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? मतलब कहां पर किसका उपग्रह सबसे अधिक है, बताइएगा, किसका उपग्रह सबसे अधिक है? तो हाल ही खोज के अनुसार जो सैटर्न यानी शनि है, उसका उपग्रह बहुत ज्यादा है, ठीक है, शनि का। याद रखिएगा। ऐसे तो बृहस्पति का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हाल ही में शनि का पता चला है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में सही करेंगे हम लोग, बी ऑप्शन को सही करेंगे। और वरुण सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है, आप याद रखोगे। राष्ट्रीय वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। मैंने आपको ऊपर बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। और जनगण मन के तो आपको पता ही है साथियों। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है? लोकेटेड। हवा महल कहाँ स्थित है? आप याद रखोगे। ये जयपुर में, हमने ऊपर भी बताया था। और जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी हम आपको ऊपर बताए थे, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, पैलेस ऑफ विंड्स। पैलेस ऑफ विंड्स कहने का मतलब वही हवा महल, ठीक है। विंड्स मतलब हवा, अब पैलेस मतलब महल। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? यहां से सवाल बनेगा। जो डेविस कप है, या किस खेल से संबंधित है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। या किससे संबंधित है? लॉन टेनिस, टेनिस से संबंधित है। लेकिन कौन सा टेनिस है? लॉन टेनिस से संबंधित है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और जो थॉमस कप है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों? आप लोग बिल्कुल करोगे, एंजल फॉल्स है। कौन सा है? एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह वेंजुआला में स्थित है। ये कहाँ में स्थित है? वेंजुआला, वेंजुआला। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम कुंचिकल जलप्रपात। और विश्व के सबसे ऊंचा जल मतलब जल फॉल्स, वाटर फॉल्स, ये एंजल फॉल्स है, ये वेंजुआला में स्थित है, आप याद रखोगे, ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाला एकमात्र व्यक्ति है। चलिए,
आपका अगला नंबर सवाल है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? पाउंड किस देश की मुद्रा है? आप लोग बिल्कुल करोगे, यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड किंगडम का है, आप याद रखोगे यूके का मुद्रा है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। यूएस का क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा, आप याद रखोगे। यूएस का क्या हो जाएगा? डॉलर। जर्मनी का क्या हो जाएगा? यूरे। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है साथियों? काजीरंगा आपका असम में हो जाएगा। यह एक सिंह वाले गैंडा का प्रसिद्ध है, मैं आपको कई बार इस स्टेट में करवा चुका हूँ। आपका अगला नंबर सवाल है, रामायण के लेखक कौन है? 79 नंबर का सवाल आप लोग के जवाब आना चाहिए कमेंट में। ठीक है, रामायण के लेखक कौन है? आपका जवाब फटाफट कमेंट में आना चाहिए। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए साथियों? अगर प्रधानमंत्री आपको बनना है तो 25 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनना है तो भी 25 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में आएगा, पूछेगा, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। इसे भारत का आईटी हब भी कहा जाता है। आईटी हब किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपके पेपर में सवाल बनता है। ये जापानी का है, इसका जापानी, और इसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा साथियों? फीमर, याद रखिएगा, जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं। और सबसे हड्डी छोटी हड्डी कान की हड्डी, जिसको अस्टेपिस बोलते हैं। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी थी, आप याद रखिएगा, कर्नम मल्लेश्वरी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे पीटी उषा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, आप याद रखिएगा। और जो एक पहली महिला जीती थी, ये कब जीती थी? तो 2000, पूरे 2000 ईस्वी में जीती थी, आप याद रखिएगा। चलिए, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ में? ये आपका राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ में हो जाएगा? राजस्थान में। यह बाघों के संरक्षण के लिए आपका बनाया गया है। आपका अगला नंबर सवाल है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, एथिलीन, एसिड एथिलीन, एसी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप याद रखोगे। चलिए, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये जो कलिंग पुरस्कार है, यह यूनेस्को के संस्था द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के संस्था द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बांग्लादेश का राजधानी क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, और इसका मुख्यालय इसका रुपया क्या हो जाएगा? मुद्रा क्या हो जाएगा? टाका। आपका अगला नंबर सवाल है, जवाब दीजिएगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था साथियों? बहादुर खां शाह जफर था, आप याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है, पंकज और आडवाणी किस खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो आप याद रखोगे, ये जो है, ये संबंधित है अस्कूनर से। अस्कूनर कने है, अस्कूनर नहीं है, अस्कूनर या बिलियर्ड्स, इसको ही कहा जाता है, उसी खेल को। इसे प्रिंस ऑफ पुणे भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पुणे किसे कहा जाता है? पंकज अडवाणी को प्रिंस ऑफ पुणे कहा जाता है। आपका अगला नंबर है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों? सभी बच्चे को पता है, राजस्थान। और जनसंख्या से उत्तर प्रदेश, ये सारा आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे। गटर के संत के रूप में किन्हें जाना जाता है? गटर के संत। गटर मतलब जो भी एकदम खराब चीज है, उसका संत किसको कहा जाता है? मदर टेरेसा को। इन्हीं के लिए इनको 1979 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, पीली क्रांति किससे संबंधित है साथियों? जो पीली क्रांति है, यह तिलहन से संबंधित है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नीली क्रांति मछली से, श्वेत क्रांति दूध से, याद रखिएगा। चलिए, 95 नंबर सवाल है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर लोकेटेड है। एफिल टावर कहाँ में स्थित है साथियों? सभी कोई बच्चे का जवाब आना चाहिए। पेरिस में। एफिल टावर कहाँ में है? पेरिस में, आप याद रखोगी। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वहां पर एक सीन नदी है। कौन सा है? सीन नदी, आप याद रखिएगा, सीन नदी के किनारे आपका एफिल टावर स्थित है, पेरिस में। चलिए,
अगला नंबर सवाल है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों, 97 नंबर सवाल, जो कि आपके पेपर के लिए जरूरी है और 100 जल्दी ही हम लोग एक माइलस्टोन पूरा करने वाले हैं, ठीक है। राइडर कप किससे संबंधित है साथियों? राइडर कप जो है यह किससे संबंधित है, बता सकते हैं? राइडर कप किससे संबंधित है? राइडर कप आपका फुल गोल्फ किससे संबंधित है? गोल्फ से, ठीक है। और यहाँ से एक और पूछा जाता है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? ये भी आपका गोल्फ से संबंधित है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी, याद रखिएगा। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी, आप याद रखेंगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, हु आर द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वर्ल्ड की बात कराए साथियों, तो आप याद रखिएगा, भंडार नायके, सिमी सिरी माओ भंडार नायके, याद रखिएगा। ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखिएगा। किस देश की बनी थी? श्रीलंका की सबसे पहली, मतलब पूरा दुनिया में श्रीलंकी लिखा गया, श्रीलंका, मतलब पूरा दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी? श्रीलंका में। सिरी माओ भंडार नायके उसका नाम था। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? कौन सा हो जाएगा बताइए? सूर्य हो जाएगा ना। पृथ्वी से सबसे निकट सूर्य, और सूर्य के बाद दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी, आप याद रखेंगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, हम लोग लास्ट 100 नंबर सवाल को कवर करेंगे साथियों। यहाँ पर देखिएगा, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर का दूसरा नाम है? हमने ऊपर बताया था कि इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मैंने ऊपर ही आपको करवा दिया था, ठीक है। ये आपके पेपर में बनेगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और 100 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ साथियों, कमेंट में स्कोर बताइए। 100 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।